Hello everyone, welcome to class 8 sessions of subject history, and today we are discussing chapter number 5 and the chapter name is When People Rebel 1857 and After. This is your first session. तो बच्चों हम लोग क्लास 8 का सब्जेक्ट हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं. चैप्टर का नाम है When People Rebel 1857 and After और ये आपका फर्स्ट सेशन है. सो लेट्स स्टार्ट विथ इट. तो बच्चों स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ दैट व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, दैट इज व्हेन पीपल रेबेल 1857 एंड आफ्टर हियर. ओके, सो द फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज द पॉलिसीज एंड द पीपल. आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट थ्रू द आईज ऑफ पीपल. देन वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक a mutiny becomes a popular rebellion. Then the company fights back, and lastly we are going to talk about aftermath of the revolt. तो बेसिकली बच्चों जैसा हमारा चैप्टर का नाम सजेस्ट करता है, सो वी आर बेसिकली गोइंग टू टॉक अबाउट द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर हियर. ओके, हम लोग देखने वाले कि कैसे पॉलिसीज जो भी ब्रिटिश रूल ने इंट्रोड्यूस किया था हमारे कंट्री में, सो हाउ इट वाज अफेक्टिंग पीपल एंड ऑल्सो व्हाट वर द कंडीशंस ऑफ द पीपल इन आवर इंडियन टेरिटरी and how this mutiny arose. After that we are going to talk about how did the company fight back and what was the aftermath or the consequences of the revolt. Okay, now let us start our first topic here, that is policies and the people. तो बच्चों आपको याद होगा जब हम लोग अपने लास्ट चैप्टर्स जो भी हमने डिस्कस किया है, दैट इज योर चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 and 4, in that we talked about how the British East India Company, it came as a trading company in our country, right? तो हम लोगों ने देखा था कि उनको सोल मोनोपोली मिला था to trade in our country to the eastern part, right? तो हमने देखा कि पहले तो वो लोग ट्रेडिंग कर रहे थे. After that they indulged in battles. We saw कि दूसरे यूरोपियन पावर्स भी हमारे कंट्री में वो लोग ट्रेड अपना सेटल करने आए थे, पोर्ट्स बना रहे थे. But after that who was the victorious power? It was the British who was the victorious power. और जितने भी फ्रेंच या फिर डच जो भी बाकी कंपनीज थे जो बाहर से आए थे, द यूरोपियन पावर्स, दे फेल्ड हियर. उन लोगों ने अपने कंपनी को यहाँ से जो भी उनका ट्रेडिंग कंपनीज था, सो दे हैड टू गो फ्रॉम हियर एज ब्रिटिश. इट वाज द विक्टोरियस पावर इन द इंडियन टेरिटरी. आफ्टर दैट वी सॉ हाउ दे स्टार्टेड सेटिंग अप देयर एडमिनिस्ट्रेशन इन आवर कंट्री, राइट? फिर हमने देखा कि हम लोगों ने बैटल ऑफ प्लासी के बारे में पढ़ा, बैटल ऑफ बक्सर के बारे में देखा. Then we saw that how they took the control of the Nawabs and they wanted to become the Nawabs, right? किसी तरह वो लोग administration में they were taking part in the administration of our country. So let us understand that how these policies, the policies that the British were making or the British started to introduce in our country, how it was affecting the people. Okay? So here, kings, queens, peasants, landlords, tribals, soldiers were all affected in different ways by policies of East India Company. तो बच्चों जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी इट केम इन आवर कंट्री, पहले तो वो ट्रेड कर रहे थे, बट आप लोग अगर पिछले चैप्टर्स आपको याद होगा तो यू मस्ट हैव रेड कि जो भी पॉलिसीज दे स्टार्टेड सेटिंग अप देयर एडमिनिस्ट्रेशन. सो लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ वन ऑफ द पॉलिसीज दैट इज इट वाज इन द लैंड एडमिनिस्ट्रेशन. सो इफ यू रिमेंबर तो उन लोगों ने बहुत सारी पॉलिसीज लाई थे. सो कौन कौन से ये सेटलमेंट्स थे? So it was the permanent settlement, then it was the रैयतवाड़ी settlement and then it was the महलवाड़ी settlement, right? तो हमने देखा था कि लैंड एडमिनिस्ट्रेशन में उन लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारे पॉलिसीज लाए उन लोगों ने, बट दे सॉ दैट इट वाज अ बिग फेलियर फॉर देम because not the zamindars were happy and also the peasants were also not happy with the policies. Okay, so definitely we can say that all these people, the kings, the queens, that is the kings who were there in the Mughal Empire, after that the peasants, landlords, tribal people also. In our fourth chapter we saw that how the policies that were introduced by the British government, so it was affecting the tribal life. उनके culture और उनके tradition को ये लोग कितना hamper कर रहे थे, right? उनके जितने भी rights थे, उनका जो forest में रन, उनका जो freedom था, these all were being taken by the British policies that were being introduced at that time. So definitely all these people they were being affected in different ways by the policies of East India Company here. Okay. Now one by one let us discuss that how it was affecting the Nawabs or the soldiers or the peasants. Okay. Now Nawabs lose their power. So since the mid 18th century, Nawabs and Rajas had seen their power erode. They had gradually lost their authority and honor. तो बच्चों आपको याद होगा when we were discussing our chapter number 2, in that we discussed about the Nawabs of Bengal, right? हमने मुर्शिद कुली खान के बारे में पढ़ा था. After that we talked about सिराजुद्दौला
एंड लेटर ऑन मीर जाफर एंड मीर कासिम. तो ये जितने भी नाम है बच्चों, दीज वर दी नवाब्स ऑफ बंगाल एट दैट टाइम, राइट. तो डिफरेंट डिफरेंट रीजन में जो भी लोकल रूलर्स थे उनको नवाब्स कहा जाता था, राइट. तो ये आप लोग ने उस टाइम पे देखा कि कैसे ये लोग बंगाल के ऊपर व्हेन दे एस्टैब्लिश्ड देयर कंट्रोल, द ब्रिटिश पावर when it established its control in Bengal provinces, and after that they started expanding it to Bihar, then the Awadh region. तो उस टाइम का जो आज के प्रेजेंट डे पे आपका उत्तर प्रदेश है, बिहार है, तो ये सारे रीजन्स में वो लोग अपनी पावर को एक्सपैंड कर रहे थे, राइट. सो डेफिनेटली उस टाइम पे जो भी नवाब्स या जो भी राजास थे, जो भी लोकल रूलर्स थे इन पर्टिकुलर जगह पे, सो देयर पावर वर बीइंग एरोडेड. ओके, मतलब वो लोग अपना जो भी अथॉरिटी था, जो भी उनका ऑनर था, दे वर लूजिंग देयर अथॉरिटी एंड ऑनर. So residents had been stationed in many courts and the freedom of the rulers were reduced. और हमने ये कैसे देखा था कि you must be remembering कि जो residents थे, so these were the officials that were being appointed by the British Empire, right? तो ये रेसिडेंट्स जो थे बच्चों, ये यहाँ पे लोकल जगह पे बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, ये जितने भी लोकल जगह थे यहाँ पे ये लोग अपना जाके रहना शुरू किए थे. एंड आफ्टर दैट दे टुक द कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन देयर, राइट. आप लोगों ने रेसिडेंट्स के बारे में पढ़ा है इन चैप्टर नंबर 2. सो ये लोग डिफरेंट डिफरेंट जगह पे स्टेशन थे एंड दैट इज हाउ द फ्रीडम ऑफ द रूलर्स इट वाज बीइंग रिड्यूस्ड. जो भी फ्रीडम था रूलर्स का वो रेसिडेंट्स को मिलते जा रहा था एंड द रूलर्स दे वर नाउ लूजिंग देयर अथॉरिटी एंड देयर पावर. So we can see here that how Nawabs they started losing their power. Okay. Apart from that, many ruling families tried to negotiate with the company to protect their interest. तो बच्चों बहुत सारी ruling families थी that they were trying to negotiate with the company कि उनका जो भी interest है it should be protected. Okay. Now let us see some of the examples that to show that how these ruling families what they were demanding here. Okay. So for example, Rani Lakshmibai of Jhansi wanted the company to recognize her adopted son as the heir to the kingdom after the death of her husband. तो बच्चों अगर आपको याद होगा, then as we talked about the policies that were being introduced by the British Empire, we talked about doctrine of lapse. Okay, अगर आपको याद नहीं होगा, let me remind you. So इस doctrine of lapse में क्या था बच्चों कि मान लो किसी भी रूलर का अगर कोई मेल हेयर नहीं है तो वो जो भी किंगडम है that would come under the control of British Empire. Likewise, हम लोग अगर झांसी का केस लेते हैं तो रानी लक्ष्मीबाई वाज देयर और रानी लक्ष्मीबाई का जो बेटा था ही वाज द अडॉप्टेड सन. उनका वो अपना बेटा नहीं था. ओके, इट वाज नॉट हिज ओन ब्लड. सो देयरफॉर द कंपनी इट वाज टेकिंग द कंट्रोल ऑफ झांसी, बट रानी लक्ष्मीबाई शी वांटेड टू नेगोशिएट विद द कंपनी so that the adopted son his should be considered as the heir to the kingdom after the death of her husband. Okay, तो एक एग्जाम्पल ये हुआ जो हमारे रानी लक्ष्मीबाई का था. Okay. Apart from that, Nana Sahib, the adopted son of Peshwa Bajirao II, pleaded that he be given his father's pension when the latter died. तो बच्चों ब्रिटिश एम्पायर ने बहुत सी ऐसी पॉलिसीज लाई थी कि जो भी अडॉप्टेड सन होगा उनको कोई ना वो डायनेस्टी मिलेगी, ना वो किंगडम मिलेगा जिसमें उनके फादर रूल कर रहे थे, ना उनका कोई भी पेंशन या कुछ भी उनको नहीं मिलने वाला, राइट. जो भी किंगडम है द एंटायर किंगडम विल कम अंडर द ब्रिटिश रूल. So therefore here the second example we can see of Nana Sahib who was the adopted son of Peshwa Bajirao. Now Peshwa Bajirao का नाम हमने कहाँ सुना था बच्चों? So he was there in the Maratha kingdom. So if you remember we talked about the Marathas also. हमने मैसूर में टीपू सुल्तान के बारे में बात किया था. ये सारी चीजें हम लोगों ने सेकंड चैप्टर में डिस्कस किया है. So please go through these things अगर आप भूल गए होंगे. Okay? So यहाँ पर देखो नाना साहब also pleaded, he was also trying to convince the British in order to get the pension, the father's pension when he died. Okay, so you can see how these ruling families they are trying to negotiate with the British. Okay, also Awadh was one of the last territories to be annexed. We also saw that how these territories were being annexed. एक बिल्कुल brutal policy, बहुत ही divisive policy जो था वो ब्रिटिश एम्पायर ने अपनाना शुरू कर दिया था कि उन्होंने सारी टेरिटरीज जो भी थी उनको वो लोग अपने अंडर ला रहे थे, राइट. सो इन 1801 अ सब्सिडरी अलायंस वाज इम्पोज्ड ऑन अवध एंड इन 1856 इट वाज टेकन ओवर अगेन. नाउ लेट अस सी व्हाट वाज दिस सब्सिडरी अलायंस. ये भी मैंने आपके साथ चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस किया है. इन दिस अलायंस द टर्म व्हाट वाज द टर्म. सो जितने भी किंगडम्स हैं दे वर नॉट अलाउड टू हैव देयर ओन इंडिपेंडेंट आर्मी. तो जो भी आर्मी थी, जो भी सब्सिडरी फोर्स था वो ब्रिटिश एम्पायर देने वाला था एंड दे हैड टू पे समथिंग, राइट, फॉर दीज सब्सिडरी फोर्सेस. सो व्हाट हैपेंड कि हमने देखा जैसे अवध, सो हियर यू कैन सी इन दिस मैप आल्सो
कि ये रीजन बच्चों जहाँ पे सब्सिडरी अलायंस था, सो अवध वाज नॉट एबल टू पे द अमाउंट फॉर द सब्सिडरी फोर्सेस एंड देयरफॉर फाइनली इट वाज टेकन इन 1856. इसके पहले बाकी जितने भी टेरिटरीज थे ऑफ बिहार, बंगाल, उड़ीसा, हैदराबाद, मैसूर, ये जितने भी रीजन्स थे बच्चों, मैक्सिमम रीजन्स जो है वो हमारे ब्रिटिश एम्पायर के अंदर आ चुका था. ओके, देयरफॉर इट वाज द लास्ट टेरिटरी इन 1856, दैट इज Awadh, that was taken or annexed by the British Empire. Also, the company even began to plan how to bring the Mughal dynasty to an end. The name of the Mughal king was removed from the coins minted by the company. In fact, देखो ये लोग अब total control चाह रहे हैं पूरे Indian territory पे. Okay, now the British rule is now trying कि they should also abolish or they should remove entirely the Mughal kingdom. So उन लोगों ने क्या decide किया that the Mughal name, the name of the Mughal king would be removed from the coins that were minted by the company. तो बच्चों आप लोगों ने coins के बारे में पढ़ा था when you were talking about the Mughal Empire, right? You must have read in your class 7 chapters. तो वहां पे जो भी coins थे बच्चों जिसमें मुगल kings के नाम लिखा करते थे, so they were trying to remove all those names of the Mughal king from there. Apart from that, in 1856, Governor General Canning decided that Bahadur Shah Zafar would be the last Mughal king, and after his death, none of his descendants would be recognized as kings. They would just be called princes. Apart from that, क्या उन्होंने strategy अपनाई? That in 1856 it was decided by whom? The Governor General Canning. तो उस टाइम पे इंडिया में कौन थे? Who was the Governor General here? So Canning was the Governor General and he decided that Bahadur Shah Zafar, who was at that time the Mughal king, तो उन्होंने decide किया कि he should be the last Mughal king. और उसके बाद उनके जितने भी डिसेंडेंट्स आएंगे, राइट, उनको किंग्स नहीं कहा जाएगा, उनको सिर्फ और सिर्फ प्रिंसेस कहा जाएगा. नाउ दैट इज हाउ दे वर डिसाइडिंग टू अबॉलिश और टू रिमूव द मुगल डायनेस्टी फ्रॉम इंडिया, राइट. लेट अस सी that how the peasants and the sepoys were also affected by the British policies. So in the countryside, peasants and zamindars resented the high taxes and the rigid methods of revenue collection. तो बच्चों जैसे मैंने आपको बताया that the changes in the land administration that was brought about by the British, let's say in terms of the permanent settlement और रैयतवाड़ी settlement और the महलवाड़ी settlement, तो उसमें हमने देखा था कि जो भी revenue demand था बच्चों काफी high था. And it was really impossible for the peasants to pay such high taxes to the British, and therefore they were also very much angry or very much anxious with the policies that were brought down by the British here. Okay, तो इनके लिए भी एक अच्छा experience नहीं था for the peasants and the zamindars also. Apart from that, let us talk about the sepoys. अब बच्चों आपको याद होगा who are the sepoys? तो जो आर्मी में जो सिपाहीज थे उनको सेपोइज कहा जाता था, राइट. वी टॉक्ड अबाउट द कंपनी आर्मी आल्सो इन आवर थर्ड चैप्टर, सो यू कैन आल्सो रेफर टू द सेपोइज अबाउट दैट देयर. So the Indian sepoys in the employ of company had also reasons for the discontent. Now let us see at the reasons here. So they were unhappy about their pay, allowances and conditions of service. तो बच्चों सेपोइज या सिपाहीज जो कंपनी में वहां पर सर्विस कर रहे थे, so why were they unhappy or discontent with the British? So they were not happy about their pay. जो भी उनको पे मिलता था बहुत ही कम हुआ करता था और उनसे सर्विस बहुत ज्यादा कराया जाता था. अपार्ट फ्रॉम दैट उनके जितने भी अलाउंसेस थे, उनके जो भी एक्स्ट्रा चीज उनको मिल रही थी, सो एंड ऑल्सो द कंडीशंस ऑफ सर्विस, ऑल दीज थिंग्स दे वर नॉट अकॉर्डिंग टू दी सेपोइज. उनके डिमांड्स के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें नहीं थी. Therefore they were also very unhappy with the British policies. Also some of the new rules moreover violated their religious sensibilities and beliefs. तो बच्चों how their religious sensibilities and beliefs were being hampered? Now let me tell you, you must be, you would be surprised to know that at that time when we are talking about the modern history there, so what happened कि वहां जितने लोग रहा करते थे, peasants जो रहते थे बच्चों, so they believe that अगर वो लोग सी के उस पार जाएंगे, if they would have crossed the sea, तो उनका जो कास्ट और उनका जो रिलीजन था, तो they would lose their caste and religion if they crossed the sea. तो ये उनका एक superstitious belief था. Therefore what happened? When in 1824 the sepoys were told to go to Burma, that is present day Myanmar, you can see in the India map, by the sea route to fight for the company, they refused to follow the order, though they agreed to go by the land route. तो बच्चों obviously इन लोग का जो superstitious belief था that if they cross the sea they might lose their religion or their caste, therefore they were not ready to go to fight in Burma, जो उनको sea cross करके जाना था, but they were ready to go by land route. वो लोग sea route से नहीं जाना चाहते थे लेकिन land route से जाना चाहते थे. Now British were not happy with this. Therefore in 1856 the company passed a new law which stated that every new person who took up the employment in the company's army
had to agree to serve overseas if required. तो बच्चों 1856 में कंपनी ने एक नया लॉ फिर से पास किया in which they saw that each and every person who is joining the army, joining the company army, they have to approve all the conditions of service. मतलब कि उनको जो भी अगर ओवरसीज जाना होगा, अगर सी रूट पार करके कहीं पे उनको लड़ाइयां करने जानी होगी, so they would have to go. तो ये एक पॉलिसी था जिसकी वजह से दी सेपॉइज, द आर्मी सेपॉइज जो हमारे इंडियन सेपॉइज थे, they were really not happy. Also sepoys also reacted to what was happening in the countryside. तो countryside में जैसे हमने देखा that जो peasants और जमींदार they were not happy, they were also discontent with the British policies. तो आपको याद होगा कि sepoys में कौन थे बच्चों? So obviously the peasants were also being taken in the sepoys. ये सिपाही जो हमारा कंपनी आर्मी था उसमें peasants को भी भर्ती किया जा रहा था, right? So obviously countryside में जो peasants और जमींदार रहते थे ये इनके फैमिली के हुआ करते थे. Therefore, they were not happy with the fact that whatever was happening in the countryside was also affecting the sepoys. As in कि वो लोग इस जितने भी peasants थे उनसे इनका connection था, उनकी families थी. Therefore, everyone was being affected by the British policies here. Okay. Now you can see that how these people let it be the Mughal kings or the queens. उस टाइम पे कोई क्वीन नहीं थी, बट स्टिल द मुगल किंग्स जो थे, अपार्ट फ्रॉम दैट द पेजेंट्स आल्सो, द जमींदार्स, द ट्राइबल पीपल एंड द सेपॉइज ऑफ द कंपनी, दे वर बीइंग अफेक्टेड बाय द पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर. तो आज की क्लास में बच्चों हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से जितने भी ब्रिटिश पॉलिसीज थे, हमने अपने प्रीवियस चैप्टर से भी कुछ एग्जांपल्स लिए, एंड वी सॉ दैट हाउ दीज पॉलिसीज वर अफेक्टिंग द पीपल देयर. इन आवर नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस मोर अबाउट द कंपनी responses to reform and also what were the people thinking about the British Empire, and we will discuss that through the eyes of the people. Okay, so that's all for today. Thank you very much. Have a nice day.